हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। छोटा सा एक मोटिवेशन टाइप वीडियो जो है वो मैं बना रहा हूँ। आई एम टेकिंग माई लेक्चर एंड दिस विल बी अपलोडेड माई यूट्यूब चैनल एंड ऑलमोस्ट हम 2 घंटे का टारगेट रखते हैं। 2 घंटे हम इंशाल्लाह रेगुलर लेक्चर्स में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं कैमरे को फिट करता हूँ and then we have to start. इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशंस विद मैटर। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमारे पास हैं 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस, अल्फा, बीटा एंड गैमा। ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस जब किसी मैटर में किसी सॉलिड, लिक्विड या गैस में एंटर होती हैं तो ये किस तरह आयोनाइजेशन, पेनिट्रेशन, फ्लोरोसेंस एंड मल्टीपल डिफरेंट फिनोमेना को जनरेट करती हैं, आज हम ये डिटेल में स्टडी करेंगे। इनका किसी भी मीडियम के साथ इंटरेक्शन डिपेंड करता है कि इन पार्टिकल्स या इन रेडिएशंस का चार्ज क्या है, मैस क्या है और एनर्जी क्या है। सेकेंड ये कि जिस मीडियम में ये रेडिएशंस एंटर हो रही हैं उस मीडियम की डेंसिटी क्या है और उस मीडियम के एटम्स का आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है। डियर स्टूडेंट, इन सारे पैरामीटर्स को दिमाग में रखते हुए हम स्टडी करेंगे आयोनाइजेशन, पेनिट्रेशन, फ्लोरोसेंस एंड मल्टीपल डिफरेंट पैरामीटर्स रिलेटेड कि इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस, अल्फा, बीटा एंड गैमा। ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन जब किसी मैटर में किसी सॉलिड, लिक्विड या गैस में एंटर होती हैं तो ये किस तरह आयोनाइजेशन, पेनिट्रेशन, फ्लोरोसेंस एंड मल्टीपल डिफरेंट फिनोमेना को जनरेट करती हैं, आज हम ये डिटेल में स्टडी करेंगे। इनका किसी भी मीडियम के साथ इंटरेक्शन डिपेंड करता है कि इन पार्टिकल्स या इन रेडिएशंस का चार्ज क्या है, मैस क्या है और एनर्जी क्या है। सेकेंड ये कि जिस मीडियम में ये रेडिएशंस एंटर हो रही हैं उस मीडियम की डेंसिटी क्या है और उस मीडियम के इनका किसी भी मीडियम के साथ इंटरेक्शन डिपेंड करता है कि इन पार्टिकल्स या इन रेडिएशंस का चार्ज क्या है, मैस क्या है और एनर्जी क्या है। सेकेंड ये कि जिस मीडियम में ये रेडिएशंस एंटर हो रही हैं उस मीडियम की डेंसिटी क्या है और उस मीडियम के एटम्स का आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है। डियर स्टूडेंट, इन सारे पैरामीटर्स को दिमाग में रखते हुए हम स्टडी करेंगे आयोनाइजेशन, पेनिट्रेशन, फ्लोरोसेंस एंड मल्टीपल डिफरेंट पैरामीटर्स रिलेटेड टू दीज डिफरेंट रेडिएशंस। पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अल्फा, बीटा और पैरामीटर्स रिलेटेड टू दीज डिफरेंट रेडिएशंस। पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अल्फा, बीटा और गैमा इनके चार्ज और मैस में क्या डिफरेंस है। अल्फा पार्टिकल के बारे में आपने पढ़ा था कि ये डबल पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं और ये कहलाते हैं हीलियम न्यूक्लियाई और ये बहुत ही हैवी पार्टिकल्स हैं। अगर मैं अल्फा के मैस को बीटा के मैस के साथ कंपेयर करूं तो अल्फा पार्टिकल्स 7000 टाइम्स हेवियर हैं एज कंपेयर टू बीटा पार्टिकल। और अगर आप बीटा पार्टिकल के चार्ज की बात करें तो बीटा पार्टिकल का चार्ज होता है सिंगल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि बीटा पार्टिकल को हम कहते हैं कि दे आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स और इनका मैस, जैसा कि अभी मैंने बताया कि बीटा पार्टिकल का मैस अल्फा के कंपैरेटिवली 7000 टाइम्स लाइटर होगा। अब हम बात करते हैं गैमा पार्टिकल की। गैमा पार्टिकल, डियर स्टूडेंट, बेसिकली फोटॉन्स होते हैं और इनका चार्ज 0 होता है और हम ये कहते हैं कि ये मैसलेस पार्टिकल्स हैं। डियर स्टूडेंट, ये तो था कि अल्फा, बीटा और गैमा किस तरह अपने चार्ज और मैस की वजह से एक दूसरे से डिफरेंट है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनकी आयोनाइजेशन को कि किस तरह अल्फा, बीटा और गैमा एक दूसरे से आयोनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट हैं।
हम किसी मैटर का एक सिंगल एटम कंसिडर करते हैं जिसमें आपको आउटर मोस्ट या जिसमें आपको मूव करते हुए डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हम अल्फा पार्टिकल को देखते हैं। आप जानते हो कि अल्फा पार्टिकल पर चार्ज है डबल पॉजिटिव। सो अल्फा पार्टिकल एक सर्टेन डिस्टेंस से जब गुजरेगा तो अल्फा पार्टिकल का पॉजिटिव चार्ज आउटर मोस्ट उस मीडियम के एटम को बताती चलूं कि अल्फा, बीटा और गैमा इनके चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है। अल्फा पार्टिकल के बारे में आपने पढ़ा था कि ये डबल पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं और ये कहलाते हैं हीलियम न्यूक्लियाई और ये बहुत ही हैवी पार्टिकल्स हैं। अगर मैं अल्फा के मास को बीटा के मास के साथ कंपेयर करूं तो अल्फा पार्टिकल्स 7000 टाइम्स हेवियर हैं एज कंपेयर टू बीटा पार्टिकल। और अगर आप बीटा पार्टिकल के चार्ज की बात करें तो बीटा पार्टिकल का चार्ज होता है सिंगल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि बीटा पार्टिकल को हम कहते हैं कि दे आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। और इनका मास, जैसा कि अभी मैंने बताया कि बीटा पार्टिकल का मास अल्फा के कंपैरेटिवली 7000 टाइम्स लाइटर होगा। अब हम बात करते हैं गैमा पार्टिकल की। गैमा पार्टिकल डियर स्टूडेंट बेसिकली फोटॉन्स होते हैं और इनका चार्ज 0 होता है और हम ये कहते हैं कि ये मासलेस पार्टिकल्स हैं। डियर स्टूडेंट, ये तो था कि अल्फा, बीटा और गैमा किस तरह अपने चार्ज और मास की वजह से एक दूसरे से डिफरेंट है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनकी आयोनाइजेशन को कि किस तरह अल्फा, बीटा और गैमा एक दूसरे से आयोनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है। हम किसी मैटर का एक बीटा और गैमा किस तरह अपने चार्ज और मास की वजह से एक दूसरे से डिफरेंट है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनकी आयोनाइजेशन को कि किस तरह अल्फा, बीटा और गैमा एक दूसरे से आयोनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है। हम किसी मैटर का एक सिंगल एटम कंसिडर करते हैं जिसमें आपको आउटर मोस्ट या जिसमें आपको मूव करते हुए डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हम अल्फा पार्टिकल को देखते हैं। आप जानते हो कि अल्फा पार्टिकल पर चार्ज है डबल पॉजिटिव। सो अल्फा पार्टिकल एक सर्टेन डिस्टेंस से जब गुजरेगा तो अल्फा पार्टिकल का पॉजिटिव चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और एक बिगर डिस्टेंस से ही अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हुए उस एटम में से रिमूव करेगा और वो एटम कन्वर्ट हो जाएगा एक पॉजिटिव आयन में। ये तो था कि अल्फा पार्टिकल ने अब पॉजिटिव चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और एक बिगर डिस्टेंस से ही अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हुए
उस एटम में से रिमूव करेगा और वो एटम कन्वर्ट हो जाएगा एक पॉजिटिव आयन में। ये तो था कि अल्फा पार्टिकल ने अपने पॉजिटिव चार्ज की वजह से, एक अट्रैक्टिव बिहेवियर की वजह से एक सर्टेन डिस्टेंस से ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया और मैटर में मौजूद एटम को आयन में कन्वर्ट कर दिया। इसके कंपैरेटिवली अगर बीटा पार्टिकल इस एटम के पास से गुजरेगा तो वो किस तरह आयोनाइजेशन जनरेट करेगा। आप जानते हैं कि बीटा पर है नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, लेकिन जब रिपल्सिव बिहेवियर की वजह से बीटा आयोनाइजेशन करेगा तो उसे एटम के क्लोज आना पड़ेगा और क्लोज आकर वो रिपल्सिव इफेक्ट की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा और एटम को आयन में कन्वर्ट कर देगा। आपने देखा कि अल्फा ने एक बिगर डिस्टेंस से अट्रैक्टिव बिहेवियर की वजह से आयोनाइजेशन की, बीटा ने रिपल्सिव इफेक्ट की वजह से करीब आकर आयोनाइजेशन को जनरेट किया। अब हम देखते हैं गैमा पार्टिकल का बिहेवियर। गैमा क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल है, सो वो ना तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और ना ही रिपेल करेगा, तो फिर ये किस तरह इलेक्ट्रॉन को एटम से रिमूव करेगा। इसके लिए गैमा पार्टिकल उस एटम में एंटर हो जाएगा। जैसे ही गैमा पार्टिकल उस एटम में एंटर हुआ तो वो किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन को हिट करते हुए अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफ़र करेगा और इलेक्ट्रॉन को एटम से रिमूव करके एटम को आयंस में कन्वर्ट कर देगा। डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि अल्फा ने और बीटा ने और गैमा ने किस तरह अपने चार्ज की वजह से जो डिफरेंसेस थे, उस डिफरेंस की वजह से किस तरह आयोनाइजेशन में भी एक डिफरेंट पैटर्न जनरेट किया। डियर स्टूडेंट, ये सब किस वजह से हुआ, उसकी रीज़न है चार्ज ऑन दीज पार्टिकल्स। अब अगर हम इन तीनों पार्टिकल्स को किसी मैटर में कलेक्टिवली एंटर करें तो इनकी आयोनाइजेशन और पेनिट्रेशन में क्या फ़र्क होगा, उसके लिए आप ये चीज़ ऑब्जर्व करें। आप देख रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल आयोनाइजेशन करने के बाद एक थोड़े से ही डिस्टेंस को कवर करने के बाद रुक गया है और न्यूट्रल हो गया है, जबकि बीटा पार्टिकल कंपैरेटिवली एक बिगर डिस्टेंस कवर करने के बाद न्यूट्रल हुआ और गैमा पार्टिकल एक और बिगर डिस्टेंस कवर करने के बाद न्यूट्रल हुआ। डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि जब अल्फा, बीटा और गैमा पार्टिकल इस मैटर में एंटर हुए तो इनकी आयोनाइजेशन और पेनिट्रेशन किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट है। अल्फा पार्टिकल ने सबसे पहले मैक्सिमम आयोनाइजेशन करते हुए अपनी एनर्जी को ज़ीरो किया और रेस्ट पर आ गया, जबकि बीटा पार्टिकल बहुत रेयर आयोनाइजेशन करने के बाद और एक बिगर डिस्टेंस कवर करने के बाद रेस्ट पर आया है। और अगर हम थर्ड गैमा पार्टिकल को ऑब्जर्व करें तो गैमा पार्टिकल ने अल्फा और बीटा के कंपैरेटिवली एक बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर किया और बहुत ही कम आयोनाइजेशन जनरेट की। ये एक्टिविटी हमें ये बता रही है कि अल्फा की आयोनाइजेशन मैक्सिमम है, उससे कम आयोनाइजेशन है बीटा की और सबसे कम आयोनाइजेशन है गैमा की। और अगर आप पेनिट्रेशन, जिसे हम रेंज भी कह सकते हैं, उसको ऑब्जर्व करें तो सबसे मिनिमम रेंज है अल्फा की, उससे ज़्यादा या मॉडरेट रेंज है बीटा की और सबसे बिगर रेंज है गैमा पार्टिकल्स की। इसी चीज़ को हम एक और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आप 3 डिफरेंट शीट्स को कंसिडर करें। सबसे पहले आप प्लेस करें एक पेपर शीट, उससे सर्टेन डिस्टेंस पर आप प्लेस करें एक एल्युमिनियम शीट और उससे फिर सर्टेन डिस्टेंस पर प्लेस करें एक से हुआ
पार्टिकल को ऑब्जर्व करें तो गैमा पार्टिकल ने अल्फा और बीटा के कंपैरेटिवली एक बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर किया और बहुत ही कम आयोनाइजेशन जनरेट की। ये एक्टिविटी हमें ये बता रही है कि अल्फा की आयोनाइजेशन मैक्सिमम है, उससे कम आयोनाइजेशन है बीटा की और सबसे कम आयोनाइजेशन है गैमा की। और अगर आप पेनिट्रेशन, जिसे हम रेंज भी कह सकते हैं, उसको ऑब्जर्व करें तो सबसे मिनिमम रेंज है अल्फा की, उससे ज़्यादा या मॉडरेट रेंज है बीटा की और सबसे बिगर रेंज है गैमा पार्टिकल्स की। इसी चीज़ को हम एक और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आप 3 डिफरेंट शीट्स को कंसिडर करें। सबसे पहले आप प्लेस करें एक पेपर शीट, उससे सर्टेन डिस्टेंस पर आप प्लेस करें एक एल्युमिनियम शीट और उससे फिर सर्टेन डिस्टेंस पर प्लेस करें एक लेड शीट को। इनकी थिकनेस क्या क्या है? आपके पास जो एल्युमिनियम शीट है उसकी थिकनेस है 1 to 5 मिलीमीटर की रेंज के अंदर और जो लेड शीट है उसकी थिकनेस को आप एडजस्ट कर सकते हैं बिटवीन 1 to 10 सेंटीमीटर। अब इस अरेंजमेंट पर हम फॉल करते हैं अल्फा, बीटा एंड गैमा। पहले हम अल्फा को ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप अल्फा को ऑब्जर्व करें तो वो पेपर शीट से ही पास नहीं करेगी। इसका मतलब ये है कि अल्फा पार्टिकल पेपर शीट की जो थिकनेस है उसी के अंदर मैक्सिमम आयोनाइजेशन करने के बाद अपनी एनर्जी जीरो कर लेगा और वो फर्दर पेनिट्रेट नहीं करेगा। लेकिन बीटा पार्टिकल पेपर शीट को क्रॉस करने के बाद एल्युमिनियम शीट को अप्रोच कर रहा है और एल्युमिनियम शीट को फर्दर क्रॉस नहीं करेगा। इसका मतलब कि बीटा पार्टिकल ज़्यादा नहीं बल्कि कम आयोनाइजेशन करके ज़्यादा एनर्जी कैरी करके ज़्यादा रेंज को जनरेट कर सकता है। जबकि गैमा पार्टिकल को अगर आप ऑब्जर्व करें तो वो पेपर शीट को भी क्रॉस करेगा, एल्युमिनियम शीट को भी क्रॉस करता हुआ लेड शीट तक पेनिट्रेट कर जाएगा। लेड शीट की भी अगर आप कम थिकनेस यूज़ करेंगे तो वो उसे क्रॉस कर जाएगा। एक सर्टन थिकनेस पर गैमा पार्टिकल लेड शीट को भी क्रॉस नहीं करता। डियर स्टूडेंट, ये 3 पार्टिकल डिफरेंट पेनिट्रेशंस क्यों जनरेट करते हैं? उसकी रीज़न है इनका मैस। अल्फा पार्टिकल क्योंकि बहुत ज़्यादा हेवियर पार्टिकल है सो वो बहुत स्लो चलेगा। उसकी स्पीड इन दोनों पार्टिकल्स के कंपैरेटिवली कम होगी। अल्फा पार्टिकल हैवी होने की वजह से और डबल पॉजिटिव चार्ज कैरी करने की वजह से इंटेंस आयोनाइजेशन चलते हुए पार्टिकल की वजह से गैमा पार्टिकल बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा और कहीं अगर उसे बाय चांस इलेक्ट्रॉन को हिट करने का मौका मिला तो वो इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा, आयोनाइजेशन को जनरेट करेगा। डियर स्टूडेंट, अगर हम स्पीड का कंपैरिजन करें तो अल्फा पार्टिकल की स्पीड है 10 to power 7 मीटर पर सेकेंड, जबकि बीटा पार्टिकल की स्पीड है 1 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड और गैमा पार्टिकल की स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल विच इज़ 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। डियर स्टूडेंट, ये तो था इनकी स्पीड का डिफरेंस। गैमा पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल है क्योंकि वो एक हाई एनर्जी रेंज में एग्जिस्ट करता है, तो वो जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है और एटम में एंटर होकर इलेक्ट्रॉन्स को हिट करता है तो उसका बिहेवियर 3 तरह से ऑब्जर्व किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी ऑफ गैमा रे फोटोन। हमने चैप्टर नंबर 19 में 3 प्रोसेस पढ़े थे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड देन पेयर प्रोडक्शन। ये तीनों प्रोसेस गैमा रे फोटोन जनरेट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन इट्स एनर्जीज। अगर गैमा रे फोटोन की एनर्जी लेस देन 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये जनरेट करेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और अगर तो किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी। पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल है क्योंकि वो एक हाई एनर्जी रेंज में एग्जिस्ट करता है, तो वो जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है और एटम में एंटर होकर इलेक्ट्रॉन्स को हिट करता है तो उसका बिहेवियर 3 तरह से ऑब्जर्व किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी ऑफ गैमा रे फोटोन। हमने चैप्टर नंबर 19 में
तीन प्रोसेस पढ़े थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड देन पेयर प्रोडक्शन। ये तीनों प्रोसेस गैमा रे फोटोन जनरेट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन इट्स एनर्जीज। अगर गैमा रे फोटोन की एनर्जी लेस देन, ये तीनों प्रोसेस गैमा रे फोटोन जनरेट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन इट्स एनर्जीज। अगर गैमा रे फोटोन की एनर्जी लेस देन 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये जनरेट करेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और अगर गैमा रे फोटोन की एक मॉडरेट एनर्जी है तो ये जनरेट करेगा कॉम्पटन इफेक्ट, जिसमें ये किसी भी एटम के लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जिसे आप तो ये जनरेट करेगा कॉम्पटन इफेक्ट। और अगर गैमा रे फोटोन 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये जनरेट करेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और अगर गैमा रे फोटोन की एक मॉडरेट एनर्जी है तो ये जनरेट करेगा कॉम्पटन इफेक्ट, जिसमें ये किसी भी एटम के लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जिसे आप ऑलमोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं उसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो ये जनरेट करेगा कॉम्पटन इफेक्ट, जिसमें ये किसी भी एटम के लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जिसे आप ऑलमोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, अपनी एनर्जी कुछ इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफ़र करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जिसे आप ऑलमोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये जनरेट करेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और अगर गैमा रे फोटोन की ये तीनों प्रोसेस गैमा रे फोटोन जनरेट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन इट्स एनर्जीज। अगर गैमा रे फोटोन की एनर्जी लेस देन 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये जनरेट करेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और अगर गैमा रे फोटोन की एक मॉडरेट एनर्जी है तो ये जनरेट करेगा कॉम्पटन इफेक्ट, जिसमें ये किसी भी एटम के लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जिसे आप ऑलमोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, अपनी एनर्जी कुछ इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफ़र करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके आयोनाइजेशन जनरेट करेगा और रिमेनिंग एनर्जी के साथ ये खुद भी एक डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएगा। ये प्रोसेस है कॉम्पटन इफेक्ट। और थर्ड प्रोसेस जिसे आप पेयर प्रोडक्शन कहते हैं उसके लिए गैमा रे फोटोन के पास एनर्जी होनी चाहिए मोर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि गैमा रे फोटोन अपनी डिफरेंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग किस तरह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन कॉम्पटन इफेक्ट एंड देन पेयर प्रोडक्शन को जनरेट कर सकता है। गैमा रे फोटोन जब एयर में या के लिए गैमा रे फोटोन के पास एनर्जी होनी चाहिए मोर देन 1.
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि गैमा रे फोटोन अपनी डिफरेंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग किस तरह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन कॉम्पटन इफेक्ट एंड देन पेयर प्रोडक्शन को जनरेट कर सकता है। गैमा रे फोटोन जब एयर में या गैसेस में मूव करता है या फिर सॉलिड्स में मूव करता है तो इसकी जो इंटेंसिटी वेरिएशन है उसको कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। मेरा मतलब ये है कि जब गैमा रे फोटॉन्स एयर में ट्रैवल करते हैं तो एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद कुछ फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं और कुछ आपके पास रिमेनिंग फोटॉन्स होते हैं, विच मीन्स कि फोटॉन्स की इंटेंसिटी चेंज हो जाती है आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस। इंटेंसिटी का सिंपल मीनिंग होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स। सो अगर गैमा रे फोटॉन एयर में मूव कर रहे हैं तो इनकी इंटेंसिटी में जो कमी आती है आफ्टर कवरिंग सर्टेन डिस्टेंस, उस कमी को, उस डेफिशिएंसी को या उस डिक्रीज को अगर आपने कैलकुलेट करना है तो आप यूज़ करेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ, विच मीन्स इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इसमें r वो डिस्टेंस होगा जो गैमा रे फोटॉन एयर मीडियम में ट्रैवल करेंगे, यानी विद
बच्चों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद। आज का हमारा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, एमसीक्यूज पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, तो आपको इसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। मैं इस लेक्चर के शॉर्ट नोट्स इन द फॉर्म ऑफ स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करूंगा, जिसे आप अपने पास सेव कर लेंगे और एग्जाम के पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, तो आपको इसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। मैं इस लेक्चर के शॉर्ट नोट्स इन द फॉर्म ऑफ स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करूंगा, जिसे आप अपने पास सेव कर लेंगे और एग्जाम के बेस में जल्दी से इस टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे। अगर जो आपने इस वीडियो लेक्चर में मेनली सीखना क्या था उस बात पर जो यहाँ पर आपने ये सीखना है कि किस तरह से रेडिएशंस मैटर या एटम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब रेडिएशन से मेरा क्या मतलब होगा, बात ध्यान से सुनिएगा। अल्फा पार्टिकल मैटर से कैसे इंटरेक्ट करता है, बीटा पार्टिकल मैटर से कैसे इंटरेक्ट करता है, गामा रेज मैटर से कैसे इंटरेक्ट करती है, और न्यूट्रॉन मैटर से एटम से कैसे इंटरेक्ट करता है। यही चार मेन एरियाज हैं जिनको हमें कोई डिटेल में बात करनी है, और इन्हीं चार एरियाज से आपको कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो हमारा आज का टॉपिक है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, इसको हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, नंबर 1 कैटेगरी है हमारे पास इंटरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल। हमने सीखा कि चार्ज पार्टिकल किस तरह से एटम के साथ मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। नंबर 2 है इंटरेक्शन ऑफ फोटॉन। फिर हम ये सीखेंगे फोटॉन किस तरह से मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्शन ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल या न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन किस तरह से एटम के साथ या मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है। तो आइए जी, सबसे पहले नंबर 1 हेडिंग इंट्रैक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल लगा दी हमने। इंट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल है, अब याद रखिएगा चार्ज पार्टिकल हमारे बहुत सारे, लेकिन हमें मेनली फोकस करना है अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल। और आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस तरह से अल्फा पार्टिकल मैटर से या एटम से इंटरेक्ट करता है, किस तरह से बीटा पार्टिकल मैटर से या एटम से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो बात ध्यान से सुनिए।
समस्या पानी को बता दिया। ये 3 काम होते हैं, बात याद रखिएगा। जब चार्ज पार्टिकल इंटरेक्ट करेगा, किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? एटम के साथ, मैटर के साथ। तो आयोनाइजेशन हो सकती है, एक्साइटेशन हो सकती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो सकती है। ठीक है, अब आप पूरे पॉइंट्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को ये लिखा हुआ है चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एंड आयंस सब इसका मैटर क्या मैटर पास करेगा अपनी सारी एनर्जी यूज करेगा। ये कहाँ यूज कर देता है? 3 तरह से यूज करता है ना। देखा कुछ बात है, ये बॉक्स का है, ये नहीं चाहता लेकिन चार्ज इस पर बॉक्स का लेकिन बॉक्स में किसी तरह की कोई चीज ये है। ठीक है, क्या तरह की बात है? ये बात है तो नहीं चाहता, ये बस नहीं चाहता, ये यहां अभी हम बोलना ठीक है, ये यूज करते हैं हां बोले मैच डालो डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर आगे ये हमारे पास आप कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर अल्फा पार्टिकल की बात की तो कभी इसमें समझ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या पता ये अक्सर है तो स्टूडेंट हो गया तो मैंने डेरिवेशन दे तो चार्ज पार्टिकल फिजिक्स रिलेटेड एक्सीलेंट होता है रेडिएशन से। ठीक है, इसी तरह से एक मीटर पार्टिकल की बात कर लेते हैं जिसके करीब से गुजरेगा इलेक्ट्रॉन से तो रिपल्शन की वजह से थोड़ा सा हो सकता है। चलिए यहाँ से भी हमारे पास कोई रेडिएशन है वो हो सकता है। ठीक है, अच्छा चलिए आगे चलते हैं। अब तीसरा की न्यूक्लियर इंटरेक्शन मैंने पहले बता दिया आपको, ये देख सकते हैं पार्टिकल जो है जब ये न्यूक्लियस के करीब जाएगा तो ये स्लोड हो जाएगा और यहाँ पर भी हमारे पास रेडिएशन एक्टिवेट होगा। तो ये 3 तरीके बता दिए उन्होंने कहा कि जब आपका चार्ज पार्टिकल इस एटम से या मैटर से पास करेगा तो उसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी। कहाँ जाएगी? पोलर इंटरेक्शन की सूरत में। कहाँ जाएगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एमिशन की सूरत में। कहाँ जाएगी? न्यूक्लियर इंटरेक्शन की सूरत में। होगा क्या क्या? आयोनाइजेशन होगी, एक्साइटेशन होगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एमिशन। ठीक है, अब जो 2 क्वेश्चन है आपसे पूछे जा सकते हैं कि किस तरह से अल्फा पार्टिकल मैटर से इंटरेक्ट करता है, कैसे बीटा पार्टिकल मैटर से इंटरेक्ट करता है। तो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट की सूरत में लिखा, आपको नहीं है इसको भी जरा देखिए। आयोनाइजेशन ऑफ मैटर, उसमें पहले बात कर रहे थे कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है? ये नहीं तो डबल पॉजिटिव चार्ज +2। ठीक है, अच्छा तो बता देंगे कि अल्फा पार्टिकल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन
से इसने आयोनाइजेशन कर दिया। तो यार ये इसमें बहुत ज्यादा है, इसमें ज्यादा नहीं है, बात तो क्या कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि जो हमने बात है वो आ गई, ठीक है। मुझे आपको जो पॉइंट है वो समझ में आपको अब आप बात करेंगे बीटा पार्टिकल बीटा नेगेटिव भी होता है, बीटा पॉजिटिव भी होता है। हम बीटा नेगेटिव को डिस्कस करते हैं। ये फॉर्मूला क्या है? तो यह है कि अगर पहले चांस होगा कि नेगेटिव जब आ जाए देखो ये एटम है, इसके पास से बीटा पार्टिकल गुजर कर जा रहा है, ठीक है। तो बीटा पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को होता है इसको नेगेटिव चार्ज को बाहर निकालें और इसको आयनाइज करें, ठीक है। तो बीटा पार्टिकल की एनर्जी रहता है आयनाइज करने की। अल्फा अटैक क्या है उसका बीटा रिपेल करता है, ठीक है। और अगर दोनों का कंपैरिजन करें कि दोनों में से किसकी आयनिक पावर ज्यादा है, तो अल्फा पार्टिकल की आयनिक पावर ज्यादा है, बीटा की पावर ज्यादा है। अब देखो कैसे अल्फा पार्टिकल है ना, अगर ये थोड़ा दूसरे ग्रुप है तो कितना ज्यादा कंपनी होता है कि इलेक्ट्रॉन एंगल कम आता है, लेकिन बीटा पार्टिकल दूर से गुजरेगा तो उसकी इतना कंपनी उसको कहीं से गुजरना पड़ेगा। अगर ये बीटा पार्टिकल से गुजरे तो वो है जो आगे निकलना, लेकिन अल्फा पार्टिकल दूर से गुजरेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ठीक जाता है और आयनिक कर देता है। इसके बाद ज्यादा बढ़ेगा क्या डबल पॉजिटिव ये बताया इसको ज्यादा आयनिक कर, ठीक है। और बीटा पार्टिकल की उसका नहीं इसको नहीं ठीक है। और बीटा पार्टिकल ज्यादा इसको करना पड़ेगा तब जाके इसको आयनिक करें, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है वो आसानी के साथ आयनिक कर सकता है, चाहे वो थोड़ा दूर हो तब भी आयनिक कर सकता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आया, ठीक है। अब इसके अंदर यही बात बताइए कि अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल जो सोलर होते हैं तो एक्स रेज होते हैं, जो मैंने यहाँ पर बताया था ये वाला पोजीशन यहाँ पर ओके। लिखना चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाएंगे नंबर 2 पॉइंट क्या है इंट्रैक्शन ऑफ फोटोन, ठीक है। अब जैसे मैंने बात बताया चार पार्टिकल से मेनली हमें बात करनी है अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल की। इसी तरह से जो फोटोन वाला है इसके अंदर हमने मेनली बात करी photons interact with the matter in 3 different ways. इसके अंदर हमने मेनली बात करनी है gamma। Photons interact with the matter in 3 different ways। अब ये फोटॉन भी 3 तरीकों से इंटरैक्ट करते हैं। अब आप जरा ध्यान से सुनिए तो बहुत आसानी को इसको समझिए, ठीक है। एनर्जी कहाँ से ये अपन को बताने की एनर्जी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है फोटॉन। फिर दूसरी कैटेगरी वो है जिसमें फोटॉन की एनर्जी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इक्वल या इससे ज़्यादा, लेकिन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। इस रेंज के अंदर जो आपके पास फोटॉन है वो दूसरी कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी कौन सी है? वो फोटॉन जिनकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा, ये रहेगा क्योंकि वो मैं बस कितना लगेगा ध्यान से वो ना इसकी एनर्जी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, वो ऐसे लगता है तो फोटो एक्टिविटी है कम ना हो इसको ठीक है। तो इसके अलावा जो इंटरमीडिएट रेंज है यानी वो कितना जिनकी एनर्जी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज़्यादा है और 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, वो कैसे कहते हैं? वो कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स कहते हैं नाम लगा एग्जीक्यूट करेगी। फिर इसी करेगी क्या है इसी करेगी आप सोच रहे हो यहाँ पे वो फोटॉन जिनकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जैसे ज़्यादा होगी वो एग्जीक्यूट करते हैं पेयर प्रोडक्शन का। अभी पास जो मैं डिग्री में कोर्स करना चाहूँ तो इसको बात से ज़्यादा इसलिए क्या होगा आप मेरे बारी को ये मेरा नोट इस तरीके से ये हमारा बिला फिर हमें इससे भी आगे हमारे पास फोटॉन है क्योंकि एनर्जी बराबर कितनी करेगी ना ये 0.5 मेगा वोल्ट से कम लेती है वो जब मैटर से इंटरैक्ट करेंगे तो फोटो एक्टिविटी जो इंटरमीडिएट रेंज वाले हैं वो हमने इसको भी डिस्कस कर इंट्रैक्शन ऑफ न्यूट्रॉन। हम न्यूट्रॉन का नाम भी न्यूट्रॉन का कोई नाम नहीं होगा आपको नहीं पता, ठीक है। हम ये बताएंगे कि कैसे कर ये इलेक्ट्रॉन से बात से न्यूट्रॉन से अब न्यूट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन को नहीं करना तो वो हमारे पास बात करेंगे उसको इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना। उसके बाद आगे बढ़ते हुए देखिए आगे है हमारे पास न्यूक्लियस का प्रोसेस चलता है। इस प्रोसेस चार्ज से कोई फर्क नहीं यानी कि इसमें ना तो स्टूडेंट की अटैकिंग हो रही है ना कि ना तो उसको इस इलेक्ट्रॉन का सीसी टेंपरेचर क्या करने का सामना होगा ना इस न्यूक्लियस का सीसी टेंपरेचर करने का सामना होगा जो हमारे पास डेवलपमेंट होता है ठीक है। ये आसानी से एटम के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको इंटरैक्ट करना तो भी हमारे पास एनर्जी के साथ आपको एनर्जी में बहुत आपको बताना था बीच में दो कैटेगरीज है, एक हाई एनर्जी न्यूट्रॉन और एक लो एनर्जी।
हाई एनर्जी न्यूट्रॉन मैटर से इंटरेक्ट करेगा तो वो स्कैटरिंग का फिनोमेनन शो करेगा, और जब लो एनर्जी फोटॉन मैटर से इंटरेक्ट करेगा तो वो एब्जॉर्प्शन का फिनोमेनन शो करेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, इट इंटरेक्ट विद द न्यूक्लियाई ओनली थ्रू द न्यूक्लियर फोर्स। इसको कोई फोर्स कोई मसला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसको जो न्यूक्लियर फोर्स है उसके साथ। दूसरी चीज, न्यूट्रॉन कैन इजीली इंटरेक्ट विद द न्यूक्लियस बिकॉज़ इट हैज नो चार्ज, आसानी से इंटरेक्ट करेगा, चार्ज नहीं एंड नो कोई रिपल्शन, कोई रिपल्शन नहीं, कोई अट्रैक्शन इसलिए नहीं है। ठीक है, इंटरेक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, इंटरेक्शन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अब इतना ही आप लोग लिखा है, आगे मैं आपको बता दूं, मैंने कहा कि आपको न्यूट्रॉन की एनर्जी बेस होता है, वो हम इसको कैटेगराइज करते हैं। एक तरफ हमारे पास लो एनर्जी न्यूट्रॉन, एक तरफ हमारे पास हाई एनर्जी न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जो हाई एनर्जी न्यूट्रॉन है वो स्कैटरिंग का मतलब स्कैटरिंग का मतलब स्कैटरिंग में एक है इलास्टिक स्कैटरिंग, एक है इलास्टिक स्कैटरिंग, ये लोग कहते हैं हाई एनर्जी वाले न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और जो एब्जॉर्प्शन का नाम है वो कहते हैं हमारे लो एनर्जी वाले। अब आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए इलास्टिक और इलास्टिक जो हमारे पास स्कैटरिंग में होता है। पहले आइए आप इलास्टिक का स्कैटरिंग यहाँ छोटा सा डायग्राम बनाइए, इसमें इलास्टिक नहीं आता, फिर आप उसको दिखाइए। इलास्टिक में होता है कि एक आपके पास एक न्यूट्रॉन है, ठीक है, और एक ये न्यूक्लियस है, ठीक है, दोनों आपस में आके इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी वेलोसिटी को स्कैटरिंग करने की कोशिश करेंगे। आप कभी का इंटरेक्शन कराइए, कुछ भी कोई नहीं है, जब इंटरेक्शन करते हैं तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, अब इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू को आपको बताइए। ठीक है, जितनी पहले करेंगे उतनी बात करेंगे, इसके साथ होते हैं इलास्टिक है, इलास्टिक स्कैटरिंग। ध्यान रखिएगा, इलास्टिक स्कैटरिंग में ये होता है एक न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्शन से पहले इसकी ऊर्जा निकलती है, उसके बाद ऊर्जा निकलती है, इसी वजह से इसका नाम है इलास्टिक स्कैटरिंग। और एक जो इलास्टिक स्कैटरिंग के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहता, ये थोड़ी सी एनर्जी से ट्रांसफर करता है, लेकिन इस न्यूक्लियस को एक्साइटेड स्टेट में लेकर नहीं जाता, ये होने जाता है एक्साइटेड स्टेट में न्यूक्लियस नहीं करता। ठीक है, और न्यूट्रॉन इधर
ऑलमोस्ट 1 आवर पूरा हो गया है. लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक. आफ्टर शॉर्ट ब्रेक वी विल मीट अगेन.